स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रश्नकाल, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। कहा जाता है जितनी मुंह उतनी बातें, लेकिन सियासत में जैसे मुंह वैसी बातें। अगर आप सत्ता में हैं तो आपको अपने हर प्रयास सोने के वर्क में चढ़े नजर आते हैं, और अगर आप विपक्ष में हैं तो आपको हर प्रयास किसी गंध से दिखते हैं, गंदगी से दिखते हैं। सवाल यह है कि वक्फ बोर्ड में संशोधन को लेकर जो बिल लाने की कोशिश हुई, जो कि लोकसभा में अटक गया है, जेपीसी में भेजा जा रहा है, यह सुधार का प्रयास था या फिर ज्यादती? यह सवाल इसलिए क्योंकि काफी हॉट डिबेट हुई है। कहा यह गया कि मुसलमान इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या सारे ही मुसलमान एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या मेजॉरिटी में एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या माइनॉरिटी में एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। साथ ही सवाल यह भी है कि जिसे आप सुधार कह रहे हैं, क्या वो सुधार सिर्फ और सिर्फ वक्फ बोर्ड में ही होना जरूरी है, या आगे आप कहीं और भी जाएंगे? यही वो सवाल है जिन्हें खंगालने की कोशिश करेंगे वक्फ बोर्ड वाले बिल को लेकर। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी प्रवक्ता आशीष चतुर्वेदी जी मेरे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार शर्मा जी मेरे साथ हैं, वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है अमितोष पारीख जुड़ रहे हैं, और मोहसिन रशीद टोंक प्रभारी हैं राजस्थान मुस्लिम अलायंस के। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। मैं शुरुआत राजकुमार जी आपसे कर रहा हूं। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि यह बिल महाराष्ट्र हरियाणा चुनावों के लिए खास है और इसीलिए लेकर आया गया है। मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर मान लिया जाए सरकार वही कोशिश कर रही है, तो लोकसभा में तो मुंह की खा चुकी है ना उस कोशिश से। इस बार तो अगर इस बार भी वही कोशिश अगर करती और टाइमिंग को लेकर ही हम सवाल उठाएं, तो फिर तो हम ये कहेंगे कि बीजेपी दिमाग नहीं लगा पाई। स्वप्निल जी, हमारे मारवाड़ी में एक कहावत है, हाँ, रस्सी जड़ गई लेकिन बड़ कौन गयो। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी 2014 में जितना हिंदुस्तान के लोगों ने सिर पे बिठाया था, हाँ, 19 में बिठाया था, हाँ, 24 में उतार दिया, क्योंकि 24 में एनडीए। और हम भारतीय जनता पार्टी को आपके चैनल पे बड़ी विनम्रता से मैं अपील करना चाहता हूं कि देश हम सबका है, सतरंगी फूलों के गुलदस्ते का है। इस देश को आप आगे बढ़ाइए। कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा है। अच्छा, नहीं तो राजकुमार भाई एक बात बताइए ना, राजकुमार भाई एक बात बताइए, 2013 में वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन कर वक्फ बोर्डों को व्यापक शक्तियां आप लोगों ने दी, तो क्या जो आपका डाउनफॉल था वो उसका कारण माना जाए? नहीं, मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा। मैं तो इतनी विनम्रता पूर्वक भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कहना चाहता हूं, ये देश हम सबका है। ठीक है, आज आप सत्ता में हैं, आप अपनी ताकत का उतना ही उपयोग करिए जितना सभी राज्यों का, सभी भाषाओं का। ये तो राजकुमार भाई इसका एक मतलब तो ये हुआ कि आप कम से कम ये स्वीकार कर रहे हैं कि बीजेपी अभी भी ताकत का इस्तेमाल करने के लायक है। फिर आप कल को ये रिएक्शन मत दीजिएगा कि बीजेपी अपनी ताकत दिखाने के लिए जेडीयू और टीडीपी पर निर्भर है। नहीं, मैंने कहा एनडीए सरकार अब की बार एनडीए सरकार। ठीक है, लेकिन मूल मुद्दे पर आते हैं। राजकुमार जी मुझे ये बताइए, इन संशोधनों से आपत्ति क्या है? आपको क्या लगता है क्या हो जाएगा, क्या बिगड़ जाएगा, किस तरह से देश में उथल पुथल मच जाएगी? आप बताइए, समझाइए मुझे। स्वप्निल जी, रेलवे की सबसे बड़ी संपत्ति है, हाँ, सेना की सबसे बड़ी संपत्ति है, हाँ, उसके बाद तीसरे नंबर की संपत्ति वक्फ के पास वक्फ बोर्ड की है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की नजर उसके ऊपर है। भारतीय जनता पार्टी एक चीज से कई निशाने करना चाहती है, और कहीं पे निशाना। अच्छा, एक बात बताइए, एक बात बताइए राजकुमार जी, अगर वक्फ किसी जमीन को लेना चाहता है तो वक्फ ले सकता है, ये ताकत उसके पास होनी चाहिए क्या? हमारे देश में जहां संविधान है, जहां संविधान से बढ़कर कुछ नहीं है, क्या वक्फ को ये एब्सोल्यूट पावर देने की जरूरत थी जो आप लोगों ने दी थी? स्वप्निल जी, मैं एक बात आपको बहुत विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा माहौल क्यों खड़ा कर दिया कि वो कोई भी बिल लोकसभा में या विधानसभा में अन्य राज्यों में लेकर आते हैं तो विपक्ष उनका विरोध करता है। ये देश, मैं फिर कह रहा हूं, हम सबका है। अरे भाई, मैं एक बहुत कॉमन सी बात कह रहा हूं। जब जैसे मैंने जमीन वाली बात की, मैं दान वाली बात भी कर लेता हूं। मैं मोहसिन रशीद टोक को भी अब इस डिबेट में शामिल कर रहा हूं। मोहसिन रशीद टोक इस बात को ज्यादा बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। बोहरा समुदाय का फायदा होगा, आगा खानी का फायदा होगा, आगे जाके कायम खानी का फायदा होगा, मेरे ख्याल से आपका भी फायदा होगा। मोहसिन भाई, मैं समझना ये चाहता हूं, इस्लामिक प्रिंसिपल भी तो ये कहता है ना कि जो खुद की ओनरशिप में हो उसी का दान किया जाए, और संशोधन तो यही कह रहा है ना। आगे और भी बातें कह रहा है, लेकिन पॉइंट बाय पॉइंट पकड़ने की कोशिश करें तो ये भी तो संशोधन
पकड़िए आप पॉइंट बाय पॉइंट। संशोधन क्या कह रहा है? संशोधन ये कह रहा है कि सबसे पहली चीज संशोधन ये कह रहा है कि वक्फ की कमेटी में गैर मुस्लिमों को भी एंट्री दी जाएगी। मैं आपसे पूछता हूं, आप अपने दिल पे हाथ रख के बात बताइए कि एक जैन मंदिर है, जैन मंदिर का ट्रस्ट है, जैन मंदिर की बॉडी है, उसमें किरण रिजिजू जो गाय के गोश्त खाने को बहुत मजे से कहते हैं कि भाई वो अलाउ होना चाहिए, या मान लीजिए एक मुसलमान ही है जो गोश्त खा के आ रहा है, क्या उस मुसलमान को उस वक्त जैनी लोग अलाउ करेंगे कि उन्हें पता है कि भाई ये गोश्त भी खाता है, ये सब कुछ करता है और हमारे मंदिर में आ रहा है? क्या बीजेपी इस बात को अलाउ करेगी? सबसे बड़ी बात। और अगर अलाउ कर देंगे तो फिर मैं भी अलाउ करने को राजी हूं। पहला ऑब्जेक्शन तो ये है वो आए। वक्फ बोर्ड होता है, वक्फ बोर्ड होता है जो अल्लाह के बताए हुए कानून के हिसाब से चलने के लिए लोगों को ये करता है कि भाई आप इस प्रॉपर्टी को ऐसे मत करिए, बिल्कुल आप कब्जा करके वक्फ नहीं कर सकते। अगर हमारी नहीं है तो मैं वक्फ नहीं कर सकता। और अगर किसी ने भी शिकायतें तो थी वक्फ बोर्ड को लेकर मोहसिन भाई, अगर मैं गलत नहीं हूं तो? क्या शिकायतें थी बताइए आप? जैसे जमीन को लेने को लेकर जो आज किरण रिजिजू ने कुछ एग्जांपल्स दिए। क्या किरण रिजिजू ने कुछ एग्जांपल्स दिए, उन्होंने कुछ उदाहरण बताने की कोशिश की। आपको क्या लगता है वो मनगढ़ंत है? असल में मैं बताऊं आपको, नहीं मनगढ़ंत नहीं है। ये क्या है, ये लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। अच्छा। किरण रिजिजू ने ये तो बता दिया कि पूरे के पूरे, ये बीच में कोई बोल रहा है, बीच में हंसी मजाक चल रही है, अब शायद उन्हें मना कर दिया। मुझे आपकी बात पर अपनी तरह का रिएक्शन दे रहे हैं, लेकिन ठीक है मोहसिन भाई मुझे एक बात बताइए। अगर सरकार ये कह रही है कि मुस्लिम महिलाओं को, 2 सेकंड पहले किरण नहीं, मैं पहले किरण रिजिजू वाली बात बता दूं आपको। पहले किरण रिजिजू वाली, आप जिस बात की बात कर रहे हैं वो तमिलनाडु के एक गांव की बात थी। तो वक्फ बोर्ड के पास ये अधिकार नहीं है कि गांव को रजिस्टर कराने से या जमीन बेचने से रोक दे। ये अधिकार सर्वे कमिश्नर, तहसीलदार के पास है। वक्फ बोर्ड की अगर कोई जगह होगी तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड उस पर क्लेम भी नहीं करे। वक्फ बोर्ड ने सिर्फ एक गांव पे क्लेम किया कि ये जमीन हमारी है। बात पूरी होने दीजिए सोनिल भाई, बात पूरी होने दीजिए। वक्फ बोर्ड के क्लेम के बाद सर्वे कमिश्नर और अथॉरिटीज ने माना कि उनकी है। उसके बाद गजट में आए, गजट के बाद चले जाते हैं कोर्ट, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है मोहसिन भाई, एक पॉइंट और जो कि क्लेम किया जा रहा है वो ये है कि मुस्लिम महिलाओं समेत मुस्लिम समाज के अन्य पिछड़े वर्ग, शिया, सुन्नी, बोहरा, आगा खानी जैसे वर्गों का प्रतिनिधित्व देने को हम कोशिश कर रहे हैं। क्या इसमें भी आपको लगता है कोई फाउल गेम है? नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखिए, मुसलमानों में हम कुछ भी अलग नहीं है, ना कोई आगा खानी, या कोई शिया, ना कोई सुन्नी, ना कोई महिला। अभी किसने रोका है महिलाओं को अपॉइंट करने से? बीजेपी ने कितनी महिलाओं को वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया? किसने रोका है बताइए? रोका किसने है? ये गेम मत खेलिए, ये पहले से ही मना नहीं है। ठीक है मोहसिन भाई, ठीक है। अमितोष आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे, आप जो भी जोड़े उससे पहले कुछ बातें जो आज लोकसभा में कार्रवाई के दौरान कही गई, उनमें से 1-2 बातें सुनने में ऐसा लग रही थी कि हाँ यार तर्क तो है। जैसे मैं आपको बताता हूं, अगर आप जैसे देखेंगे अमृतसर में सिखों की जो धार्मिक प्लेस है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ सिख समुदाय के लोग ही मेंबर्स हो सकते हैं। वैसे ही कई चर्चेस को लेकर है, कई मंदिरों को लेकर है, 4 धाम को लेकर है, दूसरों को एंट्री नहीं दी जाती कमेटी में। अब क्या आपको लगता है सरकार आगे इस दिशा में भी बढ़ेगी या यहीं पर रुक जाने वाली है? कैसे इसको जस्टिफाई किया जाएगा? स्वप्निल सर, हाँ, मैं एक एक करके चालू करता हूं। मुझे लगता है कि ये धर्म और मजहब से ऊपर चल के हमारे को कानून की बात करते हुए इसको समझना चाहिए। सबसे पहले जो तर्क आया गया कि भाई कांग्रेस सरकार के समय पे वक्फ को एक आर्बिट्रेरी पावर दे दी गई, जिसका इन्होंने रिजेक्ट करा कांग्रेस प्रवक्ता ने। बड़े है, सम्मान करता हूं, लेकिन सेक्शन 3 क्लॉज R ऑफ वक्फ एक्ट, उसके अंदर में एक अमेंडमेंट लाया गया कांग्रेस टेन्योर में। और क्या अमेंडमेंट लाया गया कि 95 तक तो वक्फ की प्रॉपर्टी कौन डेडिकेट कर सकता है? बाय एनी पर्सन प्रोफेसिंग इस्लाम, ये शब्द लिखा गया था। और हमारे मुस्लिम स्कॉलर भी बैठे हैं, उन्हें भी पता है। लेकिन 2013 के अंदर में अमेंडमेंट लाके उसमें क्या कर दिया? वक्फ मींस द परमानेंट डेडिकेशन बाय एनी पर्सन। आप उसको यूज कर रहे हैं मुस्लिम चैरिटेबल पर्पस के लिए, इस्लाम के लिए, और आपने प्रॉपर्टी पे अधिकार किसका दे दिया? आपने प्रॉपर्टी पे अधिकार दे दिया हिंदुओं की भी, जैन की भी, बुद्ध की भी, सिख की भी, क्रिश्चियन की भी। कैसे? और
आप देखिए ना, बाय एनी पर्सन लिखा है, बाय एनी पर्सन प्रोफेसिंग इस्लाम नहीं लिखा हुआ उसमें, और ये मैं वक्फ एक्ट में से पढ़ के बता रहा हूँ। तो बाय एनी पर्सन अगर कोई, आप समझिए अमितोष जी, बाय एनी पर्सन अगर कोई अपनी प्रॉपर्टी मुस्लिम वक्फ को दे रहा है तो प्रॉब्लम क्या है? आप देखिए, मेरी बात सुनिए। हाँ, तो क्यों देगा? मत दे, मत दे, तमीज से बात। नहीं ठीक है। अब मैं आगे आता हूँ। मैंने कौन सी बदतमीजी कर दी भाई? सेक्शन, अरे एक मिनट बोलने दीजिए। अमितोष बोलो आप बोलो। हाँ, अब से सेक्शन 3 के अंदर में आते हैं तो आर के अंदर में प्रोविजन दिखा हुआ है एंड के साथ, मतलब कोई वो ऑप्शनल नहीं है, उसको होना पड़ेगा, राइट? अब होना क्या पड़ेगा कि वाकिफ मींस एनी पर्सन मेकिंग सच डेडिकेशन, मतलब कभी भी कोई भी वक्फ के अंदर में सर्वे कमिश्नर गिव रीजन टू बिलीव करके किसी की भी प्रॉपर्टी पे अधिकृत कर लेता है और उसको पब्लिक नोटिस भी नहीं ठीक है, देता चलिए देखिए, व्यवहारिक कानूनों में सुधार समझ में आता है, लेकिन बोर्ड में मेंबर्स की एंट्री, मतलब जैसे इसमें 3 सांसद भी होंगे, इनको भी जगह दी जाएगी, ये कितना वाजिब है? क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल दिए, 4 धाम का एग्जांपल दिया, मैंने आपको सिखों के धार्मिक प्लेस का एग्जांपल दिया, ये तो मेरा सवाल नंबर 1 है। वहां पे कोई प्रॉपर्टी अधिकृत नहीं कर रहा है, वहां पे वक्फ बोर्ड जैसे बोर्ड बना के उनको राइट नहीं दिया जुडिशियल लेवल पे, यहाँ पे तो जुडिशियल लेवल पर राइट दे दिया ना स्वप्निल सर, कि आप अगर प्रॉपर्टी के ऊपर। लेकिन एक बात, अच्छा एक चीज ये भी है ना अमितोष, एक चीज ये भी है कि अगर जैसे मान लीजिए कि मैं दान करना चाहता हूं, मैं अनाथालय में दान करना चाहता हूं, अब मैं अगर दान करना चाहता हूं तो मैं कर दूंगा ना, उसमें मैं ये तो नहीं डिसाइड करूंगा अनाथालय में किस बच्चे के लिए ही खाना बनेगा या नहीं बनेगा। देखिए हास्यजनक बात क्या है, तमिलनाडु का जो केस हुआ था उसमें राजगोपाल एक व्यक्ति था जो अपना लैंड सेल करने गया था राजेश्वरी को, और 7 एकड़ लैंड उसको सेल करना था, तब उसको पता चला रजिस्ट्रार ऑफिस में कि भाई ये तो वक्फ ने क्लेम कर लिया है अपना। देयर इज नो सैंक्शन ऑफ पब्लिक नोटिस, टोटल आर्बिट्रेरी, और इसलिए नहीं क्लेम कर लिया नहीं, वो सर्वे कमिश्नर ने बताया कि वो लैंड वक्फ की ही है। ठीक है, नहीं अब एक मेरे गेस्ट बच रहे हैं, लड़के बैठ जाओगे तो बेच नहीं सकते। ठीक है 2 मिनट अमितोष, फिर उसके बाद आप मुंह कर लीजिए, शॉर्ट में बोलिएगा, मुझे आशीष भाई के पास जाना है। हाँ, सर्वे कमिश्नर की जो बात कर रहे हैं, इसमें सेक्शन 8 के अंदर में आप सर्वे कमिश्नर को पार्टी भी नहीं बना सकते। ठीक है, मतलब आप उसको अधिकृत पावर दे रहे हैं और उसके बाद उसको पार्टी भी नहीं बना सकते। कमाल का एक्ट है ये तो। ठीक है, आशीष भाई मैं आपके पास आ रहा हूँ, कानून ही नहीं पता, मैं आशीष भाई मैं आपके पास आ रहा हूँ। नहीं, अपन पर्सनल कमेंट्स नहीं करते हैं मोहसिन भाई, हालांकि अमितोष वकील भी हैं, कुछ कानून बता रहे हैं, अमितोष वकील भी है, सर्वे कमिश्नर, मेरी बात सुनिए। नहीं मोहसिन भाई मैं आऊंगा, एक बार मुझे आशीष जी को भी शामिल कर लेने दें, हमें डिबेट चालू किए 12 मिनट हो गई और आशीष भाई के पास मैं नहीं जा पाया हूं। आशीष भाई मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं, मैं देखिए अगर मैं आपसे ये बोलूं कि सरकार की रियल मंशा क्या है तो वो तो कोई बताने वाला है नहीं, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि इसका आप इमीडिएट बेनिफिट क्या देख रहे हैं? मतलब बहुत कुछ था करने को, उसमें से आपने इसको पहले सेशन के लिए चुना, तो आप इसका कोई तो इमीडिएट या लॉन्ग टर्म बेनिफिट देख ही रहे होंगे। देखिए स्वप्निल जी, कुछ फैसले होते हैं जो कि लाभ और हानि से परे होते हैं, जिसमें जो न्यायोचित बात है वो कही जाती है और वही देखी जाती है। आज जो लोकसभा में वक्फ कानून संशोधन बिल लाया गया और जिस तरह से तमाम पार्टियों ने, चाहे कांग्रेस की बात कर लें, चाहे टीएमसी की बात कर लें, चाहे आरजेडी की बात कर लें, चाहे समाजवादी पार्टी की बात कर लें, या राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार की बात कर लें, चाहे एआईएमआईएम की बात कर लें, ये जो इनका विरोध था वो पहले से हमको अनुमान था कि ये जो पार्टियां जब से इनका गठन हुआ है तब से ये छद्म धर्मनिरपेक्षता की बातें करते हैं। नहीं, लेकिन आशीष भाई आप लोगों ने ओपन रिकमेंडेशंस नहीं लिए हैं। नहीं, आप लोगों ने ओपन रिकमेंडेशंस नहीं लिए हैं। देखिए, आपको जनमानस से भी इस पे चर्चा करनी चाहिए कि जनमानस को लेकर के इस जो वक्फ बोर्ड में जो पहले संशोधन किए कांग्रेस के द्वारा, उसको लेकर के कितनी चिंताएं हैं, और पहले क्या था अभी क्या था। नहीं, बिल्कुल है ना, आप किनके बीच में से पूछे तो सही भाई, जिस तरह से जो कानून के प्रोविजन है। आशीष भाई मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर आपने जनता के बीच में पूछा है तो मैं पूछ रहा हूं कि किनके बीच में चिंताएं हैं। दूसरा मैं ये कह रहा हूं कि आपने ओपन रिकमेंडेशंस नहीं मांगी। पहले सेक्शन 40 में जो पहले जो कानून था, जो अभी वर्तमान में कानून है, इनफैक्ट पहले नहीं, जो अभी भी कानून तो वही चल रहा है जो पहले था, अभी तो इसमें अमेंडमेंट प्रस्तावित है, उसमें सेक्शन 40 में रीजन टू बिलीव के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उस जमीन पर दावा करने वाला सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता है। ये है या नहीं, मुझे बताइए आप। हाँ है। सरकार की मंशा क्या है? सरकार की मंशा यह है
कि नए बिल के अनुसार जमीन पर दावा करने वाला ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट में भी अपील कर सकता है। तो क्या भारत के नागरिक को इतनी आजादी और स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, मुझे बताइए। और मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को भी सुन रहा था, जिस तरह से उन्होंने डिबेट को स्टार्ट किया कि रस्सी जल गई और बल नहीं गया। तो राजकुमार जी, हमारी 240 सीटें हैं, आपकी 99 सीटें तीसरी बार में आई है, तो जरा एक बार थोड़ा सा आत्मविवेचन कीजिए। कभी कुछ बढ़ता है तो कॉन्फिडेंस आता है ना आशीष भाई। बल नहीं गया, देखिए कभी कुछ बढ़ता है तो बढ़ने वाली बात नहीं है। मतलब जनता ने, मुझे बताइए आप, 240 हमको सीटें दी है, ठीक है। ये पूरे गठबंधन की 234 सीटें, 99 पे अटके हुए हैं तीसरी बार में, तो क्या हमको जनता का समर्थन हासिल नहीं है? ठीक है, अब मैं पिन पॉइंटेड क्वेश्चन पूछूंगा कांग्रेस। ठीक है आशीष भाई, अब मैं पिन पॉइंटेड क्वेश्चन पूछूंगा। राजकुमार जी, मुझे आप एक बात बताइए, आप लोग कह रहे थे सीए आएगा तो नागरिकता छिन जाएगी, किसकी गई? किसी की गई क्या? पॉइंट नंबर 1। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, क्या वो एंटी मुस्लिम थी? 9th जेपीसी की जो रिपोर्ट है, रहमान खान उन्होंने बनाई, क्या वो एंटी मुस्लिम थे? हसनैनुद्दीन अहमद जो कि रिटायर्ड आईएएस है, उन्होंने रिपोर्ट लिखी कि कैसे वक्फ स्टैच्यूटरी कंप्लायंस नहीं करता, क्या वो एंटी मुस्लिम थे? ये वो नॉन पॉलिटिकल फिगर्स हैं जिनका नाम मैंने लिया, जो कि बीजेपी से बिलोंग नहीं करते। राजकुमार जी। स्वप्निल जी, मैंने कहा ना, कोई भी आप कानून में सुधार लाना चाहते हैं, वक्फ बोर्ड में आप सुधार करना चाहते हैं, वक्फ बोर्ड के लोगों की राय ले लीजिए, सभी पॉलिटिकल लोगों की राय ले लीजिए, सुधार करिए ना। सुधार करने के लिए मना कौन करता है? तो सरकार कह रही है ना, हमने रिकमेंडेशंस लिए हैं। देखिए मैं आपको बताता हूं, नहीं राजकुमार जी, मैं आपको बताता हूं। अखिल भारतीय सूफी सज्जादान नशी परिषद, मेरे प्रोनाउंसिएशन को आप माफ कर दीजिएगा प्लीज, क्योंकि ये मेरे लिए रूटीन के वर्ड्स नहीं है। AISSC का प्रतिनिधिमंडल, कई दरगाहों के प्रमुख, बोर्ड के कुछ चेहरे, इनके रिकमेंडेशंस आए हैं। सरकार का कहना है कि बोहरा समुदाय के भी रिकमेंडेशंस आए हैं, आगा खानी समुदाय के भी रिकमेंडेशंस आए हैं। इस पर क्या कहेंगे आप राजकुमार जी? मैंने कहा जिनके सुझाव आए हैं कि इसमें सुधार करिए, अच्छी बात है, लेकिन विरोध के भी तो सुझाव आए होंगे ना। अब विरोध भी तो हो रहा है, विरोध जो मुस्लिम संगठन भी कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी कर रही है, विपक्षी पार्टियां भी कर रही है, तो क्यों कर रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी को यह समाज समझ में नहीं आती है? और मैं कह रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी इस देश में कितना जहर घोलेगी। मैं कहता हूं, इस देश में जहर मत समुदाय बटा है, मुझे लगता है किसी भी प्रयास में समाज तो बढ़ता ही है। 145 करोड़ लोग आपके हैं और 145 करोड़ मेरे भी हैं, सभी पार्टियों के हैं। सभी पार्टियों को साथ लेके चलिए, सभी जातियों को, भाषाओं को, राज्यों को, धर्मों को साथ लेके चलो, कितना मजा आएगा। ठीक है, सुनिए, हमारे ओलंपिक खिलाड़ियों के हिसाब से बोला नहीं गया वहां पर, जो परेशान हो रही है, और आप वक्फ बोर्ड के ऊपर इतनी बहस करवा रहे। आज 7 दिन के लिए वहां ओलंपिक में भी बहस करवाते, ज्यादा अच्छा होता। महिला पहलवान व समाज नहीं, पर उस मामले में अब देखिए, वो मैं फिलहाल इस डिबेट में उस पर कमेंट नहीं करूंगा। जवाब नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास उसके लिए। नहीं, मैं इस डिबेट में उस पर कमेंट नहीं करूंगा, ये डिबेट उस इशू पर है भी नहीं। लेकिन ठीक है मोहसिन भाई, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। जैसा कि मैंने कहा, मैं पिन पॉइंटेड क्वेश्चंस करूंगा। कुछ बातें जो मैंने यहां वहां सुनी और मुझे ठीक लगी, मेरे जहन में रह गई। 9 लाख एकड़ के आसपास की जमीन, जिसमें अधिकतर बीते 13 सालों में बढ़ी है, खासकर एक पर्टिकुलर संशोधन के बाद जो कि 2013 में हुआ था। इतनी जमीन के बावजूद इनकम 200 करोड़ से कम, तो जब और वो पैसा भी आ रहा है तो कहां जा रहा है? ये सवाल उठाया गया है। देखिए, इनकम कम इसलिए है क्योंकि वक्फ बोर्ड जो दुकानें देता है या प्रॉपर्टी देता है, वो सिर्फ मुसलमानों को नहीं देता। वक्फ बोर्ड गैर मुस्लिमों को भी, जिनके पास हालात अच्छे नहीं है, जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, उन्हें भी दुकानें देता है। बहुत नॉमिनल रेट पे देता है। आप टोंक में आएंगे, आपको टोंक में जो बड़ी दुकान दिखेगी, जो चलती हुई दुकान दिखेगी गैर मुस्लिमों की, ज्यादातर वो मार्केट में वक्फ बोर्ड की उन्होंने दे रखा है, सालों से, पुश्तों से दे रखा है। वक्फ बोर्ड किराया नहीं बढ़ाता, एक सबसे बड़ी बात ये है। दूसरी बात ये है कि अगर कोई आदमी किराया देने में सक्षम नहीं है, तो फिर उससे ये कह के खाली नहीं करा ली जाती कि तुमने 3 महीने का किराया नहीं दिया, अपने टीम टामड़े उठाओ, निकलो यहां से। पर ये इतना प्रॉब्लम है, इनका सोल्यूशन होना चाहिए। मोहसिन भाई, अगर ये इतना ट्रांसपेरेंट होता तो सबको मैं बता रहा हूं ना आपको, तो सबको पता है। जो लोग नए हैं, जो जानते नहीं है, वो इसमें आड़े टेढ़े कमेंट दे सकते हैं।
करप्शन मैं हर भी नहीं जगह है, मैं जानता इस था। बात को मना नहीं कर रहा। मैं भी नहीं जानता था। Corruption है। मुझे भी लगता है कि वक्फ हाँ, को जवाबदेही होनी चाहिए, उसके पारदर्शिता उसके एक्शन में आनी चाहिए। मेरे भोपाल के कुछ एग्जांपल्स हैं बिल्कुल होना जो बहुत चाहिए, बड़े हो इसमें कोई जाएंगे। प्रॉब्लम ही नहीं है। नहीं, भोपाल के जी। मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जो बहुत जी, बड़े हो नहीं, जाएंगे, नहीं। मैं उन्हें कोट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हाँ, मैंने भी देखा है कई हाँ, बार बिल्कुल मुस्लिम्स को ठीक ये है। कहते हुए कि वक्फ को जवाबदेह होना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी, तो उसके लिए तो संशोधन ही रास्ता बिल्कुल बचता होना है। चाहिए। देखिए स्वप्निल जी, हाँ। प्रॉब्लम संशोधन से नहीं है, प्रॉब्लम उन रूल्स से है जो वक्फ बोर्ड में घुसाए जा रहे हैं गलत नीयत से। आप एक बात बताइए, मैं आज अपना धर्म परिवर्तन करके मान लीजिए किसी और धर्म में चला जाता हूं, क्रिश्चियन हो जाता हूं, तो मुझे अधिकार है ना मेरी प्रॉपर्टी क्रिश्चियन मशीनरी को या किसी को भी देने की। एक आदमी आज मुसलमान हो गया तो उसके पास से अधिकार चले गए कि वो अपनी प्रॉपर्टी का क्या करेगा। ठीक है। 5 साल तक इंतजार करे, ठीक है। उसके बाद तुम नया रूल बना दोगे कि वो वक्फ ही नहीं कर सकता। ठीक है। हाँ, अच्छा ठीक है, अगर आप 5 ये साल तक इंसाफ है। मुस्लिम रहे हैं, ये वाला भी एंगल है। अमितोष, मैं एक बात पूछ रहा हूं। 2013 में जब यह कहा गया कि वक्फ संपत्तियों के अवैध हस्तांतरण को रोकना है और अतिक्रमण हटाने की प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना है और इसके लिए कड़े उपाय शामिल करने हैं, तो वो 2013 में किए गए थे। क्या वो डिलीवर नहीं कर रहे हैं? मतलब एकाएक हम फिर दोबारा संशोधनों की बात कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ना। आप देखिए स्वप्निल सर कि जिस तरह से 2013 के अंदर में मैंने पुनः कहा था आर्बिट्रेरी पावर दी, आज हमारे जो मुस्लिम स्कॉलर है वो ये कह रहे हैं कि कोई आदमी अपनी प्रॉपर्टी डेडिकेट करता है, तो यही तो बोन ऑफ कंटेंशन है। वक्फ की एप्लीकेबिलिटी के लिए डेडिकेशन जरूरी है, लेकिन जहां पर प्रॉपर्टी कब जाएगी, पर डेडिकेशन साबित कैसे होगा? जैसे आप किसी को कह रहे हो कि आप 5 साल मुसलमान धर्म आपने फॉलो किया, आप इस पर नजर कैसे रखोगे? लेट मी कंप्लीट स्वप्निल सर। जिंदल पावर का केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, क्या हुआ वहां पे वक्फ ने अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी थी, वापस देनी पड़ेगी क्योंकि वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं मानी गई। कब्रिस्तानों को वक्फ अपनी प्रॉपर्टी बताया था, जोधपुर के अंदर में पीआई लगी, कब्रिस्तानों को वापस से राज्य सरकार को दे दिया गया। जयपुर का केस उठा के देख लीजिए, जहां पर विधायक आवास थे, वहां वक्फ ने अपनी प्रॉपर्टी क्लेम करके और बोले वक्फ प्रॉपर्टी स्टे लगा हुआ है आज उस प्रॉपर्टी पे। भेंट द्वारका के अंदर में जो कृष्ण जन्मभूमि है, वहां पे वक्फ आके 2 आइलैंड को अपनी बता देता है। उसके बाद आप लखनऊ देख लीजिए, हैदराबाद के अंदर में कह देते हैं जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है वो वक्फ की प्रॉपर्टी है। अब आगरा में चले जाइए तो ये सुन्नी वक्फ बोर्ड ने, हाँ, ऐसे एग्जांपल्स हैं, लेकिन मेरा सवाल वहीं रह गया अमितोष। मेरा सवाल ये है तो केस जीतिए, जीत जाइए ना केस। नहीं अमितोष, नहीं, लेकिन इसमें से अधिकतर केसेस में तो हम अदालत जा ही नहीं सकते थे, या कोई भी अदालत जा ही नहीं सकता था। लेकिन अमितोष, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, अमितोष मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, मुझे ये बताओ कि किसी ने 5 साल इस्लाम धर्म फॉलो किया या नहीं किया, इसका पैमाना क्या होगा? इसका डेडिकेशन कैसे नापा जा सकता है? और किसी को यह कहना कि उसने आज ही अगर इस्लाम धर्म लिया और वो इस्लाम डेडिकेटेडली फॉलो नहीं कर रहा होगा, यह पहले से ही धारणा बना लेना कितना सही होगा? नहीं स्वप्निल सर, पर इसलिए इस्लाम की तो एप्लीकेबिलिटी आई नहीं ना डेडिकेशन के लिए। सेक्शन 3 क्लॉज आर ऑफ वक्फ एक्ट बाय द अमेंडमेंट ऑफ 2013 कैटेगोरिकली सेज कि आप बाय एनी पर्सन, तो जरूरी नहीं कि आप इस्लाम प्रोफेस करें, वो प्रॉपर्टी इस्लाम के चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज हो रही है, डेडिकेशन के लिए नहीं है। बाकी होने के लिए मुझे आवश्यकता नहीं मैं मुस्लिम बनूं, लेकिन आप डेडिकेशन करते हैं। आप देखिए वक्फ एक्ट के अंदर में सेक्शन 5 में पब्लिक नोटिस का कोई प्रावधान नहीं है। व्यक्ति को पता ही नहीं चल रहा कि उसकी प्रॉपर्टी अतिक्रमित हो गई। जब तक पब्लिक किसी नहीं है तो फिर कहां से जाएगा वो? ठीक है, तो इसीलिए प्रावधानों को ट्रांसपेरेंसी के लिए इस अमेंडमेंट को ठीक है। लाना बहुत आशीष भाई, मुझे एक बात बताइए कि क्या आप लोगों ने वक्फ बोर्डों को कॉर्नर करने की कोशिश की है? आप समझ रहे हैं मेरी बात? इंग्लिश में कहते हैं कि किसी को कॉर्नर करना। नहीं, कॉर्नर नहीं करना है, नहीं, कोई किसी को कॉर्नर करने की कोशिश नहीं की जा रही है। देखिए, हम सरल भाषा में, मैंने पहले आपको बताया था कि पहले क्या होता था, सरकार ने क्या प्रस्तावित किया है। जो अभी आपने प्रश्न पूछा था अमितोष जी से कि, और बताया था कि साहब अपील भी नहीं की जा सकती। पहले ये होता था कि जो वक्फ ट्रिब्यूनल का जो फैसला था वो आखिरी मानी जाता था, आप उसको चुनौती नहीं दे सकते थे। तो अगर कोई उससे सफरर है तो उसके पास ऑप्शन क्या है? कोई ऑप्शन नहीं था। मतलब वो जमीन जो थी वक्फ बोर्ड की थी। अब क्या है कि अगर वक्फ ट्रिब्यूनल का कोई फैसला है तो आप हाई कोर्ट या उससे अबव कोर्ट में उसकी अपील कर सकते हैं। तो क्या ये अपील का अधिकार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अच्छा, तीसरी बात, सॉरी, किसी जमीन पर अगर मस्जिद है या उसका उपयोग इस्लामिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा था या किया जा रहा है, तो वो ऑटोमेटिक वक्फ की प्रॉपर्टी मानी जाती थी। ठीक है, ये बिना तो आशीष भाई, एक तीखा सवाल आपसे भी लूंगा। जैसा कि मैंने कहा, मैं अपने सारे गेस्ट से एक एक तीखा सवाल लेने वाला हूं। एक तीखा सवाल मैं आपसे लूंगा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि फिर आज जेपीसी में भेजने का प्रस्ताव क्यों रखा? आपको भी विपक्ष की बातें सुनकर लगा कि शायद बिल में कोई खामियां हैं इसलिए, या फिर आज आप दम दिखाने की हिम्मत नहीं दिखा पाए इसलिए? नहीं, देखिए, जेपीसी में जाने का मतलब ये नहीं होता है कि हमारी मंशा नहीं है इसको पास कराने की। जब जेपीसी इसको लेकर के बनेगी तो उसमें डिस्कशन होगा।
हेलो, हाँ मैं सुन रहा हूँ, बोलिए आशीष भाई। क्या बोल रहे हैं आप, बीच में क्या बोल रहे हैं बताइए ना। नहीं मैंने नहीं बोला, राजकुमार जी बोले थे, लेकिन हाँ ठीक है, आप जारी रखिए प्लीज। हाँ देखिए, सरकार ने जो जेपीसी में इसको भेजने का निर्णय किया है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी मंशा इसको टालने की है। भाई नेक्स्ट सत्र तक इसके बारे में जो फाइंडिंग और फाइंडिंग आ जाएगी। अच्छा, और इस पे विमर्श तो होना क्या चाहिए। आज बिल जितना पर इस पे चर्चा विमर्श अधूरी होगा, तैयारियों के साथ हुई? देखिए, क्या जब विपक्ष ने पॉइंट्स स्वप्निल जी, उठाए तो आप सरकार इस को पे लगा कि चर्चा हाँ कर हो रहे हैं सकता है ना, हमसे कुछ स्वप्निल गलत जी, जुड़ गया हो? स्वप्निल जी आप इस पे चर्चा कर रहे हैं। अगर जेपीसी में जाएगा तो निश्चित रूप से देश इस पे चर्चा करेगा। ठीक है। और चर्चा से ये तय करेगा कि कौन से इसमें सुधार आवश्यक है, कौन से सुधार आवश्यक नहीं है। इसमें जनता को डेफिनेटली अपनी राय रखनी चाहिए, उसके पास पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या खामियां और सरकार क्या क्या सुधार करना चाहती है। ठीक है, कम से कम हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जब जेपीसी में जाएगा तो सुधार और ज्यादती के बीच में जो अंतर होता है उस पर भी डिस्कशन होगा और इसे सुधार के साइड ही रखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।